बाजी की रुखसती वाले दिन जब हम दूल्हा के घर पहुंचे तो सबसे पहले जो लड़का इस्तकबाल को आया वो दूल्हे का छोटा भाई आसिम था। सांवला सलोना, छोटी छोटी आंखें जिनमें जहानत की चमक थी। बाजी को कमरे में पहुंचाकर मैं बाहर आ गई क्योंकि दुल्हन के कमरे में औरतों का रश था। मेरा दम घुटने लगा। मैं बरामदे में खड़ी हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। तभी आसिम वहां आ गया और मुझे एक ठंडी बोतल देकर कहा, ये पी ले, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इस वक्त अंदाजा हुआ कि इसकी नजरें मेरा ताकुब कर रही थीं। जितनी देर मैं वहां रही वो किसी न किसी बहाने चक्कर लगा रहा था। मैंने सोचा ये लड़कों की पुरानी आदत है और शादी पर बड़े ही उनको मुआफ कर दिया करते हैं। शादी के बाद बाजी अक्सर दूल्हा के साथ आ जाती। हम बहुत कम उनके घर जाते थे। मुझे दोबारा वहां जाने का मौका ही ना मिला। वक्त गुजरते देर नहीं लगती, साल पलक झपकते बीत गया। जिन दिनों बाजी के यहाँ पहले बच्चे की आमद थी उन्होंने उम्मी को बलवा भेजा और मुझे भी साथ ले गईं। तय हुआ कि बाजी अस्पताल जाएंगी क्योंकि उनके घर से अस्पताल नजदीक था। लिहाजा बाद में मैं के आने की बजाय उन्होंने अपने घर जाने को तरजीह दी। उन दिनों मेरे BA के फाइनल पर्चे हो चुके थे। कॉलेज से मैं फ्री हो चुकी थी। उम्मी 2-4 दिन बाजी के पास रहकर आ गईं और मुझे कहा कि फ़ोन करके बहन की खैरियत मालूम कर लो। मैंने फ़ोन मिलाया तो आसिम ने फ़ोन उठाया। जो बात कहती तो जवाब मिलता। क्या कहा? जोर से बोलो, ऊंचा सुनता हूँ। दरअसल वो मेरी आवाज़ पहचान चुका था। मैंने फ़ोन रख दिया। पता नहीं लड़के इस तरह का मजाक क्यों लड़कियों से करते हैं। वो बहरा ना था। मुझे सताने को वो बहरा बन जाता, सो मैंने इस मामले की कोई अहमियत ना दी। अपने ख्याल के मुताबिक मैं गलती की उम्र से निकल आई थी। किसी हद तक खुद से नाज भी उठी। जब किसी लड़की के मुतालिक सुनती कि किसी लड़के के इश्क में खर हो गई तो गुस्सा आता कि ये लड़की का कसूर है। मैं भी तो हूँ किसी की, किया मजाल के मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ऐसी लड़कियों का खूब मजाक उड़ाती थी जो जानबूझ कर बेवकूफ़ बुनती थीं। कहते हैं कि गुरूर का सर नीचा होता है। सच्ची कहते हैं। मुझे गुरूर की सज़ा मिली। भांजे की खातिर बाजी के घर उम्मी का आना जाना मुतवातिर रहने लगा। मुझे इससे बहुत प्यार हो गया। इसी आमद और रफ्त के दौरान आसिम से मैं बेतकल्लुफ़ हो गई। बिलखुसूस जब वो फारिग होता रात को मुझे फ़ोन करता, मैं गोया इसी इंतज़ार में होती कि झट फ़ोन उठा लेती। मैंने किताबें फ़ोन के पास टेबल पर रखी हुई थीं। रात को पर्चों की तैयारी के बहाने सोफे पर फ़ोन के पास बैठी रहती। जब सारी दुनिया सो जाती हमारे आरज़ू के दिए जल जाते। घंटों गुफ्तगू होती। इम्तिहान सर पर था मगर कैसी तैयारी और कहाँ की तैयारी। घर वालों के ख्याल में सारी सारी रात में पढ़कर गुजारती। यहाँ कुछ और ही सबक पढ़ रही थी। एक दिन बाजी के ससुर ने आसिम को मुझसे बात करते देख लिया। उन्होंने बेटे को खूब डांटा। बाजी से भी कहा कि अपनी बहन को कहो फ़ोन ना उठाया करे। बाजी ने शौहर से कहा कि तुम अपने भाई को समझा लो, मेरी बहन को फ़ोन ना किया करें। हाँ, अगर ऐसी ही उल्फत हो गई है तो फिर अपने माँ बाप को राज़ी कर लो, मेरी बहन का रिश्ता मांग लो। डिप्लोमा कोर्स के लिए आसिम लाहौर चला गया। इसके जाने के बाद कई दिन तक फ़ोन न आया। मैं बेहद बेचैन थी। जब बेचैनी ने सुकून न लेने दिया तो एक रात 2 बजे मैंने खुद उन्हें फ़ोन कर दिया। फ़ोन बाजी के ससुर ने उठाया। हेलो, तो मैं आवाज़ पहचान गई क्योंकि आसिम से मलती जलती आवाज़ थी। सोचा ये आसिम बोल रहा है। बन्नू नहीं आसिम, सीधी तरह से बात करो, मैं लाबा बोल रही हूँ। तभी उधर से बारोब आवाज़ आई। आसिम नहीं, इसका बाप बोल रहा हूँ। उफ मेरे खुदा, मेरे पैरों तले से ज़मीन जैसे निकल गई हो। सर चिकने लगा था। शर्मिंदगी से मैंने फ़ोन रख दिया। दूल्हा भाई और उनके वालिद ने बात की और उम्मी अबू को बलवा लिया। दुआ कर रही थी कि खैरियत हो सब। आसिम भी आया हुआ था। इससे पूछा गया, क्या तुम लाबा को फ़ोन करते हो? इसने झूठी किस्म उठाई कि मैं इसे फ़ोन नहीं करता। उम्मी बेचारी शर्म से बैठी थी। तभी बाजी के ससुर ने कहा, ठीक है, मेरा लड़का अब की लड़की को फ़ोन करता है या नहीं मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझी। जिस घर की एक बेटी मेरी बहू है, इसी घर की दूसरी बेटी को बहू बनाकर लाने में मुझे कोई एतराज़ नहीं। आसिम खामोश रहा। इसकी खामोशी को इसकी रजामंदी समझा गया। उम्मी ने सिक का सांस लिया और मैं तो खुशी से फूले ना समा रही थी क्योंकि मुझे आसिम पसंद था। चूंकि वालिदा अपने भतीजे आसिफ से मेरा रिश्ता करना चाहती थीं, उन्होंने मामों से वदा कर रखा था, लेकिन दरमियान ये ऐसा ड्रामा हो गया। वो मजबूर हो गईं। आसिफ को इस बात का दुख पहुंचा कि उम्मी ने वदा खिलाफी से काम लिया। बचपन में रिश्ता तय करके तोड़ दिया। मामों ने नाराज होकर हमारे घर आना छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह न थी। मैं बाजी के देवर से बात पक्की हो जाने पर बहुत खुश थी। आसिफ ने कभी मुझसे बात ना की थी। वो एक महकमे में ऑफिसर था। हर माह तबादले होते रहते थे, कभी किसी शहर तो कभी किसी और शहर होता। हमारे यहाँ बहुत कम आता था। जबकि आसिम से मेरी रोज़ और शब फ़ोन पर बात होती। मैं इसे खुद से बहुत करीब महसूस करती। हमारी कोई बात छपी ना रहे। खुशी थी कि अल्लाह ने सुन ली। एक पुरसुकून घर के तसव्वुर से दिल मेरा झूम उठता था। मोहब्बत करने वाला जीवन साथी हासिल जिंदगी होता है। वक्त तेजी से बीत रहा था। 2 साल गुजर गए।
आसिम इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लेकर घर आ गया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। मैं इतनी खुश थी कि अल्फाज नहीं इस खुशी की कैफियत में बयान कर सकूं। मेरी मोहब्बत की कहानी अंजाम तक पहुंच गई। शादी में एक माह रह गया। आसिम ने मुझसे तन्हाई में मुलाकात का पर इसरार सिलसिला शुरू कर दिया। हालांकि इससे कबल इसने 1000 बार फ़ोन पर बात की मगर कभी तन्हाई में मुलाकात पर इसरार न किया। इसकी इस फरमाइश पर मैं हैरान रह गई। आखिर उसकी क्या ज़रूरत है? कहा, मैं 4 हफ्तों बाद हमेशा के लिए तुम्हारी होने वाली हूँ। ज़रूरत अब है तो तुम मुझसे इसराफ कर लो। एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा, ज़रूरी बात है, फ़ोन पर बता दो। इसने कहा, फ़ोन पर नहीं बता सकता। इसने मेरे कान खा लिए। 15 दिन तक मुसलसल वो फ़ोन पर यही बात करता कि ज़रूरी बात है, मेरी बात सुन लो, मुझे अकेले में एक बार मिल लो। ये मुमकिन नहीं है फ़हद। आखिर कहा, मैं अकेले तुमसे मिलूं? मैंने हर बार यही जवाब दिया, लेकिन वो कहता कुछ नामुमकिन नहीं अगर इंसान चाहे तो। खुद ब खुद हमेशा जब किसी से लड़े इश्क और मोहब्बत की बातें सुनती तो मैं मजाक उड़ाती थी कि ये सब फजूल है। आज लगता था खुद मजाक बनने जा रही हूँ, क्योंकि आसिम का इसरार बढ़ता ही जा रहा था। कब तक टालती? फिर वो वक्त आ गया कि शादी की तारीख मुकर्रर हो गई और कार्ड भी छप गए। मायूं बैठने में हफ्ता बाकी था तो आसिम ने साफ कह दिया, अगर ना मिली तो शादी वाले दिन मैं कहीं चला जाऊंगा। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि चंद दिन बाद उसकी हमेशा के लिए होने वाली हूँ और आसिम अब किस तरह की बातें कर रहा है। सोचा क्या खबर कोई ज़रूरी बात हो। इसका इसरार बढ़ता ही जा रहा था। मेरी एक सहेली अपने घर में अकेली थी। इसके वालिदैन फौत हो गए थे। वो एक स्कूल में टीचर थी। सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त घर को ताला लगा जाती और दोपहर को आकर खोलती और रात के इस पहर जिसका घर साथ ही था उनके पास सोने चली जाती। मैंने अस्मा को भेजा, वो आ गई तो इसको सारी बात बताकर मशवरा मांगा। वो बोली, आसिम से मिलने में क्या हर्ज है? दरअसल तुम्हारा मसला ये है कि तुम इसे कहाँ मिलो। ऐसा करो मेरे घर में तुम दोनों मिल लो, इसकी बात सुन लो वो क्या कहना चाहता है। अस्मा की हिम्मत दिलाने पर मैंने आसिम को फ़ोन कर दिया कि अब हमारे घर से 4 घर आगे अस्मा के मकान में मुकर्ररा वक्त पर आ जाए, मैं भी आ जाऊंगी। ये सुनकर उसने सुकून का सांस लिया। बारहा ये सवाल आ चुका था, आखिर कौन सी ज़रूरी बात है जो मुझसे कहना चाहता है। जब आसिम से मैं मिलने जा रही थी मेरे जहन में साफ सुथरे ख्यालात थे। उम्मी से कहा था महल्ले में ब्यूटी पार्लर है, वहाँ से मेहंदी लगाने वाली औरत का पता करना है। वो अस्मा वाकिफ है, घर आकर मेहंदी लगा जाएगी। अस्मा आई तो बेधड़क इसके साथ चली गई। इसके मकान के पास ही आसिम मुझे मुंतजिर मिला। तुम लोग बात कर लो, मैं अभी आती हूँ। वो हमें अपने घर बिठाकर चली गई। जाते हुए दरवाज़ा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना, कहीं फूफा वगैरह ना आ जाए। आसिम ने बैरूनी दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लिया। आसिम सोफे पर बैठ गया। हाँ आसिम, कहो क्या ज़रूरी बात है जिसके लिए तुमने इस कदर इसरार किया? क्या मिलने पर मजबूर हो गई? पहले मुझे पानी पिला दो। मैं अस्मा के किचन में गई, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल के लाई। पानी का गिलास इस मेज़ पर रख दिया जो सोफे के सामने रखी हुई थी। इसने गिलास को हाथ भी ना लगाया, जैसे किसी सोच में गुम हो। मैंने इसे खोया हुआ पाया तो सवाल किया, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस अक्सर मैं एक बात सोचता हूँ, मुझसे पहले कभी तुमने किसी और लड़के से? तो ये कैसा सवाल है? हैरान होकर मैं बोली, वैसे ही दिल में कभी कभी ऐसा ख्याल आ जाता तो परेशान हो जाता। मैं अक्सर लड़कियां गलत कर बैठती हैं क्योंकि छोटी उम्र नादानी की होती है। आसिम, ऐसी बातें तुमने मुझे पूछने को यहाँ बुलाया था? सोच भी नहीं सकती कि तुम इस जहन के मालिक हो। मुझे बेहद दुख हुआ। देखो लाबा, सभी लड़कियां खुद को अच्छी कहती हैं, लेकिन इंसान फरिश्ते नहीं होते। मैं बस तुमको आजमाना चाहता हूँ। मैं इसका मतलब ना समझी और सादगी से इसका मुंह तकने लगी। ये कहो तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो, कितना कहना मानती हो। आज इसकी आजमाइश हो जाएगी। मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। पहली बार तन्हाई का खौफ मुझ पर तारी हुआ। हाथ पांव ठंडे हो गए तो मैंने जाना चाहा, मुझे रोकने लगा। मैंने जरा सख्ती दिखाई तो वो अपने गुस्से में आ गया। अब मैं पशेमान हो रही थी क्योंकि मैं इससे मिलने आ गई। अगरचे अंदर से मैं कांप रही थी मगर अभी मेरे ओसान बहाल थे। तुम मेरी हो चुकी हो, फिर क्यों मुझसे इतना डर रही हो? मैंने सोच लिया था चाहे जान चली जाए खुद पर आंच न आने दूंगी। जब तक निकाह के 2 बोल न पढ़ाए जाए महबूब भी गैर ही होता है। ये मेरी सोच थी क्योंकि वालिदैन ने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी रोशनास करवाया था। मुहर्रम और नामहरम का मतलब भी मैं खूब समझती थी। मैं जाने लगी, इसने रास्ता रोका। तुम मेरी अमानत हो, आज भी मेरी हो, कल भी मेरी हो, तो जाने की इतनी क्या जल्दी है? अभी ठहरो, मैं नहीं ठहर सकती। मेरे इनकार पर वो हित धर्मी पर उतर आया। कहना नहीं माना तो मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? इस बात का क्या मतलब? मैं रोना शुरू हो गई मगर इस पर रोने का कोई असर ना हुआ। अगर आज हाँ ना करोगी कल भी यूं ही मुझे रद्द कर दोगी। दरअसल तुम एक जिद्दी लड़की हो, मुझे जिद्दी लड़कियों से नफरत है। इस रोज़ मुझे इतनी जिल्लत महसूस हुई, मरने की तमन्ना करने लगी। अल्लाह ताला से दुआ की इस वक्त अस्मा आ जाए और मोजिज़ा हो जाए। इसी वक्त अस्मा आ गई।
इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आसिम का मूड खराब था, न जाने वो किस बात पर मुझको आजमाना चाहता था। वो तेज कदमों से अस्मा के घर से चला गया। शायद वो मुझे आजमा रहा था। मैं अपनी इज्जत को अजीज रखने वाली लड़कियों में से हूँ। वो चाहता तो मुझ पर फख्र कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका उल्टा रद्द अमल सामने आया। जबकि दावतनामे बच चुके थे, कार्ड तकसीम हो गए थे, आसिम ने शादी से इनकार कर दिया। इसके वालिदैन और मेरे वालिदैन सब ही सकते में आ गए। उनकी समझ में न आया कि क्या करें। मेरा रू रू कर बुरा हाल था। बाजी भी सुन हो गई थी। सब ने समझाया, लेकिन इस संगदिल पर किसी की बातों का कोई असर न हुआ। ना बाप का गुस्सा और न ही माँ की मिन्नत समाजत काम आई। मेरी बहन के रोने ने भी असर न दिखाया और न ही दूल्हा भाई की धमकियों से वो डरा। उल्टा मुझ पर तोहमत धर दी कि जो लड़की शादी से पहले मुझसे मिलने आ सकती है, वो सब कुछ किसी और के साथ भी कर सकती है। आसिम ने मुझे मेरी पाकदामनी की कितनी भयानक सजा दी। शादी से हफ्ता पहले मेरी ख्वाहिशात की खबर बना डाली। वालिदा रू रू कर हुकून हो रही थी। बिलाखिर मैंने उम्मी जान को सारा माजरा बता दिया कि वो मुझे आजमाना चाहता था, तभी अकेले मिलने पर मजबूर कर रहा था। आप अफसोस न करें, आपकी इज्जत खानदान भर में खाक में नहीं मिली। मैंने एक ऐसे शख्स से अपनी इज्जत बचा ली जो खुद बदकिरदार था, जो मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें सोचता था। जरा सोचिए, अगर शादी के बाद वो मेरी पाकदामनी पर शक करता, मुझे इस बात का ताना देता कि अकेले मकाम में इसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, तब किया होता। वो मुझे बाद में ज़रूर तलाक दे देता। शुक्र है मैं बच गई। खुदा जाने वो कुन ख्यालात का पुजारी था। उम्मी को मेरी बात समझ आ गई। उन्होंने सच उगल दिया कि हम इस गलत इंसान से बच गए। 2 साल बाद एक रोज़ मामू जान घर आए और उम्मी से कहा कि लाबा का रिश्ता टूट गया है। इस पर अल्लाह की कुछ मसलहत थी, अब दोबारा रिश्ता हम जोड़ लें तो क्या बुराई है। मेरी शादी आसिफ से हो गई। आसिफ आला उहदे पर फाइज थे कि लड़कियां ऐसे जीवन साथी का तसव्वुर करती होंगी। मैं ऐशो इशरत की जिंदगी बिसर कर रही थी और मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैं एक पाकदामन लड़की थी, जिसका सिला खुदा ने शौहर की मोहब्बत के बदले दिया। जबकि आसिम धोखेबाज था और इसे धोखा ही मिला। इसने शादी जिस लड़की से की वो इसे छोड़कर चली गई। यूं वो बदकिस्मत इंसान बर्बाद ही रहा। इसकी दूसरी शादी भी नाकाम रही और वो वतन छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चला गया। शादी के 10 साल बाद मैं अमेरिका चली गई। मेरे शौहर ने यहाँ की सुकूनत के लिए दरख्वास्त दी। जब वो रिटायर हो गए तब ये दरख्वास्त कबूल हो गई। अब वो किसी भी मुल्क में सुकूनत इख्तियार करने के लिए आज़ाद थे, लिहाजा हम लोग हुस्टन में रहाइश पजीर हो गए। हमको यहाँ आए हुए 10 बरस हुए थे कि एक रोज़ बाजी ने फ़ोन किया, लाबा आसिम अमेरिका के इसी शहर में रहता है जहाँ तुम लोग रहते हो सके तो इसका पत्ता करवाना। मैंने आसिफ को बताया तो उन्होंने पत्ता करवाया। आसिम यहाँ एक दोस्त के साथ अकेला रहता था। वो गैर फितरी जिंदगी गुजार रहा था। ये मालूम करके मुझे बड़ा दुख हुआ। बहरहाल इसका पत्ता खोज कर मैंने बाजी को भेज दिया, क्योंकि बाजी की सास अपने बेटे के लिए बहुत परेशान रहती थी और वो अपने घर वालों से कोई राब्ता भी ना रखता था। एक रोज़ मैं अपने शौहर के साथ एक पार्टी में गई। इत्तेफाक से आसिम वहाँ मौजूद था। मुझको देखकर आंखें झुका लें जैसे वो काफ़ी शर्मिंदा हो। इसे देखकर मुझे ये लगा जैसे वो काफ़ी अफसुर्दा था और बहुत पछता रहा था। घर आकर मैंने ये बात आसिफ को बताई कि यही वो शख्स है जिसकी नज़रों में औरत की इज्जत की कोई कदर नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, वरना अंजाम बुरा होता। इस पर वो मुस्करा कर बोले, अब भला भी दो इस बात को, तुम्हें किसी की क्या फिक्र, तुम अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रही हो और तुम्हें इतना प्यार करने वाला शौहर नसीब हुआ। बेशक आसिफ अच्छा जीवन साथी है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मुझे आसिफ की सूरत में एक फरिश्ता नुमा शख्स दिया जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है।